नमस्कार साथियों। तो फिर एक बार स्वागत है आपका टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स की सीरीज में, जिसमें हम आप लोगों से बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट उपयोग में आने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है टीडीएस टीसीएस के, उसके विषय में चर्चा लगातार कर रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने आपको टीडीएस कब क्यों कैसे लगाया जाता है इसके बारे में बताया, और साथ ही हमने बताया कि टीडीएस के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जिनके विषय में उनकी लिमिट्स और उन पर लगने वाली टैक्स की दरें ये हमें पता होना चाहिए, जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में शेयर की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम टीडीएस और टीसीएस के कुछ सेक्शंस की आप लोगों से चर्चा करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को जो बचे हुए सेक्शंस हैं उसके विषय में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास। साथियों, लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी सेक्शन 194I पर। सेक्शन 194I का अर्थ क्या था, याद आ रहा है आप लोगों को? रेंट मतलब यदि मैं अपने व्यापार से किसी व्यक्ति को किराए का भुगतान कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में मुझे जो टीडीएस काटना होगा वो किस सेक्शन में काटना होगा? 194I में। 194I का जो सेक्शन है वो फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इसको दो हिस्सों में तोड़ता है। मतलब यदि मैंने अपने व्यापार में उपयोग के लिए फर्नीचर, लैंड या बिल्डिंग किराए पे ली हुई है और उसका किराया मैं दे रहा हूं, तो इस पर मेरे को 10% की दर से टीडीएस काटना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्लांट एंड मशीनरी यदि किराए पे ली गई है तो इसके लिए मुझे 2% टीडीएस काटना होगा। प्रश्न उठता है, सर इसकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है? एग्जम्पशन लिमिट शब्द का क्या अर्थ होता है? वो लिमिट जहां तक मुझे टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि पिछले जो बजट्स आए हुए हैं जुलाई और रिसेंटली फरवरी का, उन बजट्स में टीडीएस को लेकर काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो उन्हीं बदलावों के तहत सबसे पहले हम देखते हैं, पुराना जो लिमिट थी वो थी 2,40,000। मतलब यदि मैं वर्ष भर में 2,40,000 रुपए या इससे ज्यादा का किराया, 2,40,000 से ज्यादा का किराया यदि मैं भुगतान कर रहा हूं पूरे वर्ष भर का मिला करके, तो मुझे फर्नीचर या लैंड बिल्डिंग पर 10% के हिसाब से, प्लांट मशीनरी पर 2% के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को टैक्स काट के भुगतान करना होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये नियम बदल चुका है। अब ये नियम आ गया है 50,000 रुपए महीना या महीने के किसी भी भाग में यदि आप इतना पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना होगा। तो साथियों, 2,40,000 पुरानी लिमिट थी, ओल्ड लिमिट, और अब है न्यू लिमिट 50,000 रुपए महीने, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। तो इस वित्तीय वर्ष में हम किराए के रूप में यदि किसी को भुगतान कर रहे हैं और वो किराया 50,000 रुपए महीना से ज्यादा का है, तो हमें ऐसे में टीडीएस काटने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात स्पष्ट हो रही है? ठीक है। इसी के दो सबसेक्शंस और होते हैं। दो सबसेक्शंस होते हैं, 194IA और 194IB। सेक्शन 194IA क्या कहता है? सेक्शन 194IA कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया अधिकतर लैंड बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये इमूवेबल होती है प्रॉपर्टीज। तो हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते वक्त रजिस्ट्री कराते हैं, तो जो रजिस्ट्री वैल्यू है यदि वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो मैं क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। किसे? बेचने वाले को। ऐसा ही होगा ना? तो बेचने वाले को जब मैं भुगतान करूंगा, तो ऐसे में मुझे उसको पूरा पैसा नहीं देना है, 1% पैसा, 1% टैक्स काट के सामने वाले को भुगतान
करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, मैं बेचने वाला हूं, आपने मेरे से बोला ये प्रॉपर्टी कितने की है, हमने बोला 60 लाख रुपए की। ये हम कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? गाइडलाइन वैल्यू की, वो वैल्यू जिस पर रजिस्ट्री होती है। एक होती है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो सकता है उस प्रॉपर्टी की ज्यादा हो, जो ज्यादातर देखने में आता है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है, रजिस्ट्री वैल्यू कम रहती है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री वैल्यू यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, जैसे आपने मेरे से पूछा तो मैंने कहा 60 लाख रुपए का इसका गाइडलाइन वैल्यू है, तो ऐसे में यदि आप मुझे भुगतान करोगे इस 60 लाख रुपए का, तो आप मुझे को 60 लाख रुपए का भुगतान नहीं करोगे, आप मुझे 59,40,000 रुपए का भुगतान करोगे। 60 लाख का 1% कितना होगा? 60,000 रुपए। ठीक है, तो बचे हुए 59,40,000 तो मुझे दे दोगे, 60,000 रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स का जमा करोगे। आपको शुरुआत में हमने क्या बताया था कि टीडीएस काटने के लिए क्या जरूरी होती है? 10 नंबर। लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जिसमें यदि आपके पास 10 नंबर नहीं भी है तो भी आप टीडीएस जमा करा सकते हो, उसके लिए स्पेशली चालान सरकार ने दिए हुए हैं। ऐसे ही सेक्शन 194I भी होता है जो ये बताता है कि यदि मैं कोई भी मैंने कोई भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए यदि कोई घर किराए पे लिया हुआ है जिसका किराया मासिक 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो मुझे उस मकान मालिक को पेमेंट करते समय, मैं कोई बिजनेस नहीं चला रहा हूं, समझ के चलना, मैं कौन हूं? एक व्यक्ति हूं जिसकी फैमिली है और जो कहीं जॉब करता है उदाहरण के लिए, और उसने एक दिल्ली या गुड़गांव या किसी अच्छी जगह पर बढ़िया एक आलीशान घर किराए पर लिया हुआ है जिसका किराया मान के चले 80,000 रुपए पर मंथ का तय हुआ है। मेरा है 2-3-4 लाख रुपए महीने का पैकेज, तो मैं 80,000 रुपए पे कर रहा हूँ, बढ़िया शानदार तरीके से रह रहा हूँ। अब ऐसे में आयकर का क्या कहना है, आयकर कानून का, कि आप यदि 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराए का भुगतान कर रहे हो किसी मकान मालिक को रहने के लिए, और आप कोई बिजनेस तो चला नहीं रहे, तो ऐसे में आप के द्वारा जो किराया दिया जा रहा है उस किराए पर आपको क्या काटना होगा? टीडीएस। आप कहोगे टीडीएस तो फिर काट लेंगे 10 नंबर। यहां भी 10 नंबर की आवश्यकता नहीं है, बिना 10 नंबर के आप टीडीएस जमा करा सकते हो। कितना? तो देखिए, इसके लिए मैंने बताया था लिमिट क्या थी, IA के लिए 50 लाख रुपए, और कितना परसेंट टीडीएस काटना था? 1%। यहां लिमिट क्या है? 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन ध्यान रखना, पहले 1 अक्टूबर 2024 से पहले ये हुआ करता था 5%, अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है? 2%। तो वर्तमान में 2% की दर से टीडीएस काटा जा रहा है IB में, और IA में 50 लाख के लिए 1% की दर से टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके नोटिस में होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है? 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख 50 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी वैल्यू निकली, थोड़ी बढ़ने के लिए तो फिर कटेगा। बिल्कुल आपको पूरे पे लगाना पड़ेगा। यदि 50 लाख 52 लाख भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, 51 लाख भी हो गया, तो भी टीडीएस आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी ऊपर निकल गया तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, फिर लोग एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है। 50 लाख होता सब। हाँ जी, सर जो उसके नहीं, अब रजिस्ट्री वैल्यू के लिए गाइडलाइन वैल्यू कहाँ से निकलती हैं? कलेक्टर ऑफिस से। सर्किल रेट्स होते हैं उनके हर एरिया के, अब उससे कम तो आप कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, वरना वो तो साफ साफ टैक्स की चोरी हो जाएगी। अब फिर वो जितना आ जाए, यदि 50 लाख से एक्चुअली कम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर जा रहा है तो फिर आपको उसमें टैक्स काटना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। मैं इसमें एक चीज आपको समझाना चाह रहा था, वो ये जो 50 लाख रुपए वाला जो मैंने आपको बताया लिमिट, इसमें एक थोड़ा सा पेच था। पेच क्या था? पहले जो कानून में ये बात लिखी गई थी वहां ये बताया गया था कि आप 50 लाख रुपए तक का भुगतान करोगे तो उस पर आपको टीडीएस, या उससे ज्यादा करोगे तो आपको टीडीएस काटना होगा।
लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा रजिस्ट्री तो 3 लोगों के नाम से है, तो एक व्यक्ति को तो 50 लाख मिले नहीं। लोगों ने क्या किया, 50 लाख रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्री हो रही है, 60 लाख की हो रही है। मैंने जो प्रॉपर्टी सेल करनी है वो सेल मैंने ऑलरेडी पहले ही प्लानिंग के साथ में 2-3 लोगों को हिस्सेदार बना रखा है। तो हम क्या इनकम टैक्स में दलील दे देते थे कि साहब जिन्होंने बेची वो तो 2-3 लोग हैं, 50 लाख की लिमिट तो एक इकट्ठे में है, तो आप जो है 2-3 लोगों में बांटोगे तो किसका टीडीएस काटोगे, तो उन्हें उस तरीके से बचे जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, आयकर ने अभी जो रिसेंटली बजट आया उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 50 लाख की लिमिट ओवरऑल है, चाहे एक बेचने वाले हो, चाहे 2 बेचने वाले हो, 4 बेचने वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो 50 लाख की लिमिट किसके लिए है? सबके लिए। पहले क्या होता था, सब लोग अलग अलग होते थे तो बचे जाते थे टैक्स देने से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, 194I हो गया। 194, अब हम चलते हैं जे पर। 194J, ये सेक्शन होता है फी फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल फी का यदि हम भुगतान कर रहे हैं। देखिए, व्यापार है, व्यापार में कई सारे प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाती हैं। बोले प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? नहीं, आयकर में प्रोफेशनल्स किसे माना गया है? जो उन्होंने डिफाइन किए हैं उन्हीं लोगों को। वो लीगल में आ सकते हैं, अकाउंटेंसी है, मेडिकल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इन्हें प्रोफेशनल मान गया, आर्किटेक्ट्स को। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सब लोग किस परिभाषा में आते हैं? प्रोफेशनल्स की परिभाषा में। मैं इसका एक प्रॉपर देखिए, इसमें कौन कौन आते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी, मेडिकल, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल प्रोफेशन के तहत, या अकाउंटेंसी या टेक्निकल इंजीनियर्स जो होते हैं, कंसल्टेंसी या इंटीरियर डेकोरेटर के प्रोफेशन के तहत दी गई सेवाएं इसमें शामिल हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मॉडल, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी इसमें आती हैं। बोर्ड ने अधिकृत प्रतिनिधि, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इसके तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा खिलाड़ी, एम्पायर, रेफरी, कोच, टीम का फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर्स, एंकर एवं स्पोर्ट्स के बारे में लिखने वालों को भी क्या माना जाता है? प्रोफेशनल्स। ये सब लोग प्रोफेशनल्स की परिभाषा में आते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को यदि आपका व्यापार, सॉरी नहीं नहीं, बट प्रोफेशनल्स कौन को कहा गया? जिनके पास कोई विशेष योग्यता है, विशेष डिग्री है। जितने भी लोगों के नाम लिए गए सब कहीं ना कहीं डिग्री होती है इनके पास। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नहीं, लेकिन बट उनको स्पेशली रखा गया है। हाँ, प्रोफेशनल्स को भी, हाँ वो भी है, और ये बड़ा स्पेशल काम है, हर एक कोई नहीं करता। आप हर एक कोई इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकते, या हर एक कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें उसमें शामिल किया गया है। अब उस टीम को सेवाएं जो दे रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो भी बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में, क्योंकि हर एक कोई कमेंट्री नहीं कर सकता। समझ में आ रहे? तो इस तरह से कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं हर चीज के। उन लॉजिक्स के आधार पर ही लोगों को इस दायरे में लेकर आया जाता है। तो हमने अभी देखा कि ये अभी वर्तमान में आयकर के द्वारा इतने लोगों को प्रोफेशनल माना गया। मेरा यानी कि हम जिस व्यापार में काम कर रहे हैं
उस व्यापार द्वारा यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है जो इस परिभाषा में आता है, तो मुझे क्या करना है, उन प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते समय लिमिट का ध्यान रखना है। पहले लिमिट थी ये 30,000 रुपए, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपए। कितना परसेंट टीडीएस काटा जाता है, 10%। और यदि पैन कार्ड ना हो तो 20%। वेरी नाइस। तो ये 194J होता है। 194J टेक्निकल या प्रोफेशनल्स को यदि हम उनका फी का पेमेंट कर रहे हैं तो ये इसमें शामिल होता है। ध्यान रखें, उनको दिए जाने वाले कमीशंस भी इसका पार्ट होते हैं। तो ये आपको मोटे मोटे स्तर पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। बिना पेन के ज्यादातर 20% नहीं कटता है। हाँ, लेकिन यदि किसी स्लैब में 30% का स्लैब लागू हो गया तो फिर जो हायर होगा वो कटेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 194J। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक सेक्शन में जल्दी जल्दी का कराऊंगा। 194J के बाद हम ले सकते हैं 194N। मैं कुछ सेक्शंस को वर्बली बताऊंगा। 194T है, 194Q है, 194R है। ये चार पहले इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात आपसे कर लेते हैं। देखिए 194N क्या कहता है। 194N कहता है कि यदि आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो, आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसा जमा है, आप उस पैसे को नगद निकाल रहे हो बैंक से। बैंक में गए, आपने विड्रॉल स्लिप या सेल्फ चेक से पैसा विड्रॉ किया, तो बैंक को ये निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपसे पैसा विड्रॉ करवा रहा है, नगद में आपसे पैसा मांग रहा है, उसका आप टीडीएस काट के हमें बताएंगे। ठीक है, अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। सॉरी, अकाउंट में ट्रांसफर उससे कोई दिक्कत नहीं है। TDS नहीं कटेगा। मेन दिक्कत है कैश विड्रॉल। सरकार का पर्पस क्या है, सरकार का पर्पस क्या है, कैश को रोकना। सरकार का मेन पर्पस क्या है, कैश के लेन देनों को देश के अंदर कम से कम करना। अभी ये नियम ना हो तो क्या होगा, कोई भी जाएगा, कितना भी कैश निकाल के ले आएगा, सरकार को पता ही नहीं चलेगा। सरकार चाह रही है लोगों में ये भय बने, डर बने कि मैंने यदि एक लिमिट से ज्यादा कैश निकाला तो ऐसे स्थिति में सरकार तक रिपोर्ट जाएगी। फिर उस व्यक्ति को ये बात समझनी होगी कि यदि यदि सरकार ने दे पूछा मतलब क्वेरी आ गई, लेटर आ गया, नोटिस आ गया, तो इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों उसने इतना कैश विड्रॉ किया। और हर व्यक्ति सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इन प्रेम पत्रों से बचने का प्रयास करता है। सर ये किन कंडीशन में आता है? हैं? ये किन कंडीशन में आता है? क्या सरकार प्रेम पत्र, लव लेटर? सरकार ने बनाए कुछ नियम और आपने उन नियमों का पालन नहीं किया। मतलब कितनी अमाउंट तक? अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे इस कंडीशन में हम जब बात कर रहे हैं आपसे, तो हमने क्या कहा कि यदि आपने गए और आपने बैंक से 2 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए, आपके खाते में है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए कैश निकाल लिया, सरकार तक खबर पहुंची, सरकार आपकी हिस्ट्री चेक करेगी, आप करते क्या हो, आप पे 2 करोड़ आए कहां से आए, तो आपने निकाले, तो क्यों निकाले? 2 करोड़ रुपए नगद का खेल मतलब बड़ा खेल है, तो वो आपसे पूछ सकती है, भैया बताओ करने क्या वाला है? क्यों 2 करोड़ निकाले। यदि वाकई में आपको नीड थी तो आप क्या क्या कह सकते हो, साहब देखो मेरा किसानों से खरीद होती है और किसानों को मुझे नगद पेमेंट करना पड़ता है या लेबर को नगद पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा करके आप अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास कर सकते हो। ऐसा होता है कई जगह। लेकिन हालांकि सरकार ने भी क्या कर रखा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद का लेन देन बंद कर रखा है। तो ऐसे सॉरी, चेक से ही बन रहा मैं पूरा फोकस किस पे हो रहा है, नगद पर, कैश पर। है। बैंक से आप 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन करो, 500 करोड़ के करो, 1 लाख करोड़ के करो, कोई टेंशन नहीं है। बैंक से तो क्या ही दिक्कत होगी, सरकार चाह ही रही है ना। तो सर अगर फॉरेन बैंक से विड्रॉ करें? हाँ, फेमा कानून होता है, तो वो फॉरेन से जो पैसे का लेन देन होता है वो उसके तहत रेगुलेट होते हैं। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो आप
से पूछताछ हो सकती है कि विदेशों से इतना पैसा क्यों निकाला, क्यों जमा किया। हालांकि यदि आप प्रॉपर डिक्लेरेशन भर के दे रहे हो, सारा रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐवा ही नहीं कर सकते ना। बस नेताओं को छोड़ रहा है। नहीं, वो भी पूरे प्लानिंग से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, नहीं सर, प्लानिंग से करते हैं, पर उनको ज्यादा ऐसा नहीं है भाई। यदि कोई चीज गलत तरीके से हुई तो चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर थोड़ी ना है वो। जल के यहाँ पे जज वो गए तो आग बुझाने थे, लेकिन वो आग लगा के आ गए। पूरे जजों पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। सही है सर, होना भी चाहिए। अब हम इस विषय पर ना जा रहे हैं, है ना। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब ऑन कैमरा हूं मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए ज्यादा अपने आप को मैं जो लिमिटेड वो भी बोलता हूँ। क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब अलग अलग मुद्दे हैं। बात यहाँ पर है 194 एन, टी, क्यू और आर। मैं ये 4 सेक्शंस पहले आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने बताया 194 एन ये कहता है कि यदि आप बैंक में काम कर रहे हो और बैंक से किसी व्यक्ति ने कैश विड्रॉ किया, तो वहां पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है 194 एन में। 194 एन में कितना टीडीएस काटा जाता है? 194 एन में कितना टीडीएस काटा जाता है? एक प्रतिशत याद था मैं। 194 एन में 1% टीडीएस काटा जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा, यदि वो बैंक वाले पूछते हैं क्या आप लगातार 3 साल से अपने आईटीआर फाइल कर रहे हो, यदि आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए तक आप यदि कैश निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बैंक में आपने बोला नहीं मैं आईटीआर फाइल नहीं करता, तो 20 लाख रुपए के ऊपर यदि आपने कैश निकाल लिया तो आपकी जानकारी आयकर को चली जाएगी, उस पर 1% का टैक्स कट जाएगा विड्रॉल पे। क्या स्पष्ट हो रही है बात ये वाली? 194 एंड में क्या होगा? 1 करोड़ और 20 लाख, मतलब आईटीआर फाइल हो रहे हैं आपके लगातार, तो आपने बैंक को बोल के रखा हुआ है, बैंक ने अपने सिस्टम में अपडेट कर दिया, तो 1 करोड़ तक कैश निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसी कोई लिमिट है कि 20 लाख रुपए एक दिन में या महीने भर में नहीं, पूरे साल में। डिपॉजिट में नहीं सर, जैसे डिपॉजिट किया तो सरकार के पास नहीं है। डिपॉजिट पे हम लोग आ सकते हैं, मैं बता देता हूं, मैंने कल भी बताया था शायद। कैश के लेन देनों के लिए कुछ नियम आयकर में बहुत स्पष्ट हैं। बैंक खाते में, बचत खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि आप नगद जमा करते हैं तो भी ये जानकारी आयकर पे चली जाएगी और आयकर पूछ सकता है ये रुपया नगद इतना कहां से आया आपके पास। करंट अकाउंट्स में ये लिमिट 50 लाख रुपए की है, ठीक है। तो नगद जमा करना और नगद निकालना दोनों में ही समस्या है। स्पष्ट हो रही है बात मेरी? ठीक है। 194 हम पहले लेते हैं एन, क्यू ले लें, क्यू लेते हैं, चलो। 194 क्यू क्या कह रहा है? 194 क्यू क्या कह रहा है, जिसके बारे में कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि मैं एक कौन हूं? खरीदार, ठीक है। मैं खरीदार हूं, मैं माल खरीदता हूं और पेमेंट देता हूं। टीडीएस के नियम कब लागू होते हैं? जब हम पेमेंट देते हैं। तो मैं जब पेमेंट दे रहा हूं किसी दुकानदार को, सप्लायर को, वहां मुझे याद रखना है 2 चीजें। नंबर 1, मेरा व्यक्तिगत रूप से टर्नओवर 20 करोड़ से, सॉरी, मेरा पिछले वित्तीय वर्ष का या पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा रहा हो। टर्नओवर समझते हो सब लोग? आप बताएं। की हुई सेल, यस, पूरे वर्ष में की हुई बिक्री, पूरे वर्ष में की हुई बिक्री क्या कहलाती है? टर्नओवर। तो यदि मेरा टर्नओवर पिछले किसी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ से ज्यादा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में मैंने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका और मेरा टर्नओवर इस साल का 50 लाख या उससे ज्यादा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं जब इनको भुगतान करूंगा तो मैं इनसे
पूरा पैसा नहीं दे करके कुछ पैसा काट के भुगतान करूंगा। वो कितना होगा? 0.1। तो जितना भी पैसा का भुगतान हुआ है उसका 1.1% पैसा डिडक्ट करके फिर मैं इनको भुगतान करूंगा। तो अगेन वही 55 लाख रुपए का यदि पेमेंट हुआ है तो 55,000 रुपए का TDS 0.1 के हिसाब से 5500 रुपए होंगे, क्योंकि 1% नहीं है, 0.1% है। तो 0.1% कितना हो गया? 5500 रुपए। तो मैं आपको 5500 रुपए कम दूंगा। बोले 5500 रुपए से क्या ही फर्क पड़ रहा है 55 लाख में? लेकिन सरकार तक तो जानकारी पहुंची ना। सरकार का पर्पस क्या है कि ये अपने खरीद को, सॉरी, ये अपनी बिक्री को छुपा ना पाए। मैंने तो सरकार को रिपोर्ट भेज दी। ये सारा काम मैं किस सेक्शन में करूंगा? 194 क्यू में। 194 क्यू में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और एक व्यापारी से या एक सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यदि हम एक वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सामने वाले व्यक्ति को पूरा पैसा ना देते हुए 0.1% टैक्स काट करके बचा हुआ पैसा उन्हें देना होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब आता है सेक्शन 194R। 194R ये पिछले 3 साल पहले आया हुआ है। होता क्या है कि जब बहुत सारी कंपनियां अपने जो भी ग्राहक होते हैं उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। आपने सुना है कई बार बहुत से लोग विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं और बाद में पूछते हैं क्या बात है साहब, बड़े घूम रहे हो? तो वो क्या कहते हैं? सब कंपनी से टूर आ गया था तो कंपनी हमें घुमाने ले गई। ऐसा होता है, मैंने तो कई जगह देखा है ऐसा। दूसरा, कई बार कंपनियां अपने डीलर्स को टारगेट अचीव करने पर बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। एयर कंडीशनर भेज दिया, सोने के सिक्के भेज दिए, ठीक है ना, या फिर कुछ महंगे गिफ्ट, कार है, स्कूटर है, कुछ इस तरह से दिलवा दिए। या कई बार छोटे छोटे आइटम भी देते रहते हैं साल भर में, 2-4-5 बार कुछ ना कुछ 2-4-5 हजार का आइटम गिफ्ट में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? टारगेट्स अचीव करने पर, एज अ इंसेंटिव, एज अ कमीशन, बोनस, जो भी हम नाम दें। कुछ समय पहले तक इस तरह की चीजों का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था, जिसका नतीजा क्या होता था? कंपनियां अपने खर्चों में लिख देती थी सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और पता चला बड़ा लार्ज अमाउंट हो गया, उससे उनका प्रॉफिट कम हो गया। इधर जिसको मिला उसके हाथ में कोई इनकम बनी नहीं, क्योंकि उसको तो मिल गया, वो खा पी के बैठ गया। कंपनी ने अपने ऑल ओवर इंडिया के 100 टॉप डीलर्स को फॉर एग्जांपल सिंगापुर यात्रा पे भेजा। हर एक व्यक्ति पर 5-5 लाख रुपए खर्च किए, हर एक डीलर पर 100 डीलर्स को भेजा। 5 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च कर दिए। कंपनी ने 5 करोड़ खर्च करके कहां पे दिखा दिए? खर्चों में। खर्चों में दिखा दिया तो कंपनी को तो 5 करोड़ के टैक्स में राहत मिल गई। लेकिन हर एक इंडिविजुअल 100 लोगों को 5-5 लाख रुपए का जो बेनिफिट दिया गया, उस बेनिफिट को उन्होंने कहीं दर्शाया नहीं। तो सरकार ने फिर इसका नियम बना दिया। किसके माध्यम से? TDS के माध्यम से। बोले आप यदि किसी डीलर को कोई भी बेनिफिट, किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, और यदि उसकी वैल्यू साल भर में 20,000 रुपए से ज्यादा की है, तो आपको TDS काटना होगा। तो आपको TDS काटना होगा। कितना? 10%। नहीं, तो कंपनियां अब अपने डीलर्स को जो भी इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, उनमें क्या हो रहा है? 20,000 से ज्यादा की लिमिट यदि एक साल में हो रही है तो फिर उन्हें पूरे अमाउंट पर TDS काट के गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा और दर्शाना पड़ेगा। अब जिसको मिला ये बेनिफिट, उसके लिए क्या मजबूरी हो गई कि अब उसको अब ये पूरा का पूरा अमाउंट अपनी इनकम में, बिजनेस इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिला के सरकार TDS के प्रोविजंस क्यों लेकर आती है? ताकि जिसकी इनकम हो रही है ना, वो अपनी इनकम ना छुपा पाए और उससे टैक्स भी कुछ ना कुछ एडवांस में मिल जाए, तो बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। किसके? नहीं, बेनिफिट देने वाले या बेनिफिट लेने वाले के? तो मैं वही तो कह रहा हूं,
बेनिफिट लेने वाले की इनकम बढ़ गई ना, जब इनकम बढ़ी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, सरकार यही तो चाहती है। साल में बेनिफिट इसलिए मिलते हैं त्योहारों पे। नहीं, देखो, कंपनियां बेनिफिट देती हैं डीलर्स को खुश करने के लिए। अब डीलर ने उसका टारगेट अचीव कर लिया, कंपनी को टोटल 500 करोड़ की बिक्री करनी थी साल भर में, अब वो कैसे करेगी? तो वो क्या करती है, अपने डीलर्स को टारगेट देती है, बोले आपको कम से कम इतना माल लेना है। फिर और ज्यादा के लिए वो मोटिवेशन देने के लिए उसमें स्कीम्स देती है, बोले आप इतने टायर्स बेचो, आपको इतने सोने के सिक्के मिलेंगे, उदाहरण के लिए। अब जैसे एजेंट्स होते हैं, इनको भी कमीशन वो मिलते हैं, इंसेंटिव्स। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा अलग टाइप से है, तो मुझे नहीं मालूम, हम लोगों को कई बार टारगेट्स आते हैं कि इतना करो आपको इतना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, एजेंट्स ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो मिल रहा है वो भी कायदे से इसकी परिभाषा में आना चाहिए, 194R की परिभाषा में। तो ये सेक्शन आता है 194R। अब आते हैं 194T, जो रिसेंटली जुलाई 2024 में जो बजट आया था, उस बजट में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या होता है सर, अभी तक जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्मों में, उन पार्टनर्स को कंपनी की तरफ से 3 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। सबसे पहले तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का हिस्सा। नंबर 2, जो कुछ पार्टनर्स फर्म में क्या कर रहे होते हैं काम, उनको मिलती है सैलरी। और तीसरा होता है ब्याज, उन्होंने जो पूंजी व्यापार में लगाई हुई है उस पर क्या देते हैं, ब्याज। देखिए, पार्टनरशिप फर्मों में जो प्रॉफिट होता है वो तो होता है टैक्स फ्री। क्यों होता है टैक्स फ्री? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इस प्रॉफिट पर पहले ही 30% का टैक्स दे चुकी है, तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो प्रॉफिट पर जो टैक्स पार्टनरशिप फर्म सरकार को पहले ही जमा कर चुकी है, उस टैक्स पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए पार्टनर्स के हाथ में ये तो हो गया पूरा टैक्स फ्री। लेकिन उसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को सैलरी भी दी और इंटरेस्ट भी दिया। ये उन्होंने कहां लिखे होंगे, एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऐसे केस में ये तो व्यापार के लिए खर्चा हो गया, लेकिन इधर जरूरी नहीं है कि इस पैसे को पार्टनर अपने रिटर्न में दिखाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं देखने में आया कि पार्टनर्स उस इनकम को अपने आईटीआर में नहीं दिखा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया फिर, बोले इसके लिए वही है गंगा और गंगोत्री। तो बोले ज्यादा बेटर है कि फर्म के ऊपर प्रेशर डाल के, नियम बना के, कानून बना के, बोले तुम अपने पार्टनर्स को यदि ब्याज का या सैलरी का पेमेंट करोगे उस पर 10% का टीडीएस काट के जमा करोगे। ये नया प्रोविजन है, इससे पहले नहीं था। अभी 1 अप्रैल 2025 से ही ये लागू हुआ है। लाया कब गया इस कानून को, जुलाई 2024 के बजट में, और लागू करने की तिथि डिक्लेयर कर दी गई उसी समय कि भैया 1 अप्रैल 25 से लागू है। सेक्शन का नाम क्या दिया गया, 194T। तो ये किसके लिए है, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन के लिए प्लस इंटरेस्ट के लिए। तो अभी ऐसे में क्या हो रहा है, 194Q किस लिए था, टीडीएस ऑन सेल्स के लिए, और 194R का लिए था गिफ्ट्स के लिए या कमीशंस के लिए, गिफ्ट नहीं, नॉट कमीशन, गिफ्ट या इंसेंटिव्स के लिए। तो दोबारा से क्लियर कर देता हूं, एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर काम कर रहे हैं। चारों पार्टनर्स ने जब फर्म शुरू की तो तय किया कि चारों पार्टनर उस फर्म में काम करेंगे। एक को जिम्मेदारी दी गई परचेज की, एक को सेल की, एक को बैंक की, और एक को ऊपरी कामों को देखने की, प्लांट को चलाने की। ऐसे में चारों पार्टनर्स ने उसमें उदाहरण के लिए 5-5 लाख रुपए लगाए। तो पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं, फर्म प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे 5-5 लाख रुपए पर हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो ब्याज कितना हो सकता है, 12%। ये सब क्लॉज पहले से डिफाइंड होते हैं, लिखे हुए होते हैं क्लॉजेस में, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन आप समझिए, मैं ये प्रॉफिट, सैलरी या इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ये मैं कर्मचारियों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं मालिकों के लिए, पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स कौन होते हैं व्यापार के, मालिक।
वो साधारण कर्मचारी नहीं होते हैं, शेयर लग रहा है। उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम हमसे काम मत करवाओ, किसी बाहरी व्यक्ति से कराओगे तो उसको सैलरी दोगे। तो पार्टनर्स कह रहे हैं चूंकि फर्म कॉमन है तो हमें सैलरी दो और हमारे पैसे पर हमें ब्याज दो और जो प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा दो। तो प्रॉफिट चूंकि पहले ही कंपनी पार्टनरशिप फर्म में यही होता है, जितना प्रॉफिट निकल के आया उस पर पहले टैक्स जमा होगा, उसके बाद वो प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनर्स में। उदाहरण के लिए यही 4 पार्टनर्स हैं टोटल। सब पार्टनर्स में इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैं अभी समझा देता हूँ, बात चल रही है इसलिए सुनो मेरी बात। पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपए की पूंजी लगाई, 4 पार्टनर्स ने। पार्टनर्स का कहना यह है यदि फर्म को 20 लाख रुपए की पूंजी मिली, किसने दी? पार्टनर्स ने। फर्म कॉमन है, एक अलग व्यक्ति की तरह ट्रीट हो रही है। फर्म को ये 20 लाख रुपए मिले और फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से ही फर्म पहले इन पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाए गए पैसे पर क्या देगी? ब्याज। कि यदि इस 20 लाख रुपए पर अपन मोटा मोटा मान के चले 2,40,000 रुपए का ब्याज बैठा 12% से, तो कम पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट 2,40,000 से कम होगा। वो एंट्री कैसे करेगी इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कहां जाके वो दिखेगा? P&L के डेबिट साइड में, खर्चों में। तो प्रॉफिट कम हुआ। आपको मालूम है पार्टनरशिप फर्म पे कितना प्रॉफिट लगता है? कितने प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगता है? मालूम है आपको? नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। 30% फ्लैट। हमने बात की थी इंडिविजुअल और HUF की, जहां क्या हो रहा था कि स्लैब वाइज बने हुए थे। 3 लाख तक 5, 3 लाख तक नील, 3 से 7 लाख तक 5%, फिर 10%, फिर 15, फिर 20, लास्ट में 30 था। तो आप समझिए 15 लाख के ऊपर आ रहा है। और यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, यदि आपने 1 लाख रुपए भी कमाया उस पर भी 30% भरना है। फर्क समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल के लेवल पर 30% 15 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है और यहां शुरुआत से ही 30% का स्लैब लग रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है यदि मैंने अपने पार्टनर्स को सैलरी दी, ब्याज दिया, तो उससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा। आप क्या कह रहे थे? तो खर्चे में चला जाएगा इसलिए। हाँ, उसमें उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ तो 30% से टैक्स बचेगा ना। बहुत टैक्स। अब सरकार ने क्या देखा कि इन्होंने तो टैक्स बचा लिया पार्टनरशिप फर्मों ने, पार्टनर्स कई सारे पार्टनर अपने उस प्रॉफिट को, वो अपनी उस सैलरी को और इंटरेस्ट को दिखाई नहीं रहे हैं। तो बोले इस पर नियम बना दिया क्या कि अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को ब्याज का भुगतान करेगी या सैलरी का भुगतान करेगी तो उस पर TDS काटना होगा। किस सेक्शन में? 194T में 10% के हिसाब से। कितनी रेट का? इसके लिए कुछ क्लॉज होते हैं कि पहले बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 10%। बुक प्रॉफिट क्या होता है मालूम है किसी को? बुक प्रॉफिट जो P&L में निकल के आ रहा है वो होता है बुक माने किताब। आपके बुक्स में यानी कि आपके अकाउंट्स में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो बुक प्रॉफिट। उस बुक प्रॉफिट पर पहले ये लिमिट 3 लाख थी, अब बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दी है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ आप पढ़ रहे हो। आगे आने वाला जो बैच होगा उसमें हम क्या पढ़ाएंगे? केवल लेटेस्ट अमेंडमेंट, मतलब अपडेटेड जानकारी। मैं अभी आपको पुराना भी बता रहा हूँ और नया भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दोनों पता होना चाहिए। 30 सितंबर 2025 तक जो ऑडिटें होंगी उन पर कौन से प्रावधान लागू होंगे? पुराने। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जब आपको पेमेंट्स करने हैं नए, तो उस पर कौन से प्रावधान लागू होंगे? नए। तो आप अभी ऐसी स्थिति में हो कि भगवान ने चाहा बीच में किसी CA वकील के आप जुड़ गए, जॉब पर लग गए, तो वहां यदि आपको नए और पुराने दोनों प्रावधान मालूम है तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन किसी अकाउंटिंग फर्म में है तो वहां पर ज्यादातर आपको नए प्रावधानों को पहले पालन करना है। जब ऑडिट का टाइम आएगा तो फिर पुराने प्रावधानों को एक बार देखना पड़ेगा। स्पष्ट हो रही बात मेरी? ठीक है। तो यहाँ बात अब चल रही है
कि हम लोगों को इन सेक्शंस में 194 एंड टी क्यू आर, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। सेक्शन एक और ऐड किया गया बाद में, हालांकि हाँ देखिए क्या होता है, सरकार का अगेन पर्पस क्या है कि लोगों के बीच में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करना, उनको आईटीआर के दायरे में लेकर आना। आपका मान के चलो 50 लाख रुपए बैंक में जमा है, अभी तक आपने आईटीआर फाइल किए हैं? नहीं किए। आप मेरे पास आए एज अ बैंकर, मैं आपसे क्या पूछूंगा, आईटीआर भरते हो क्या? आपने मेरे से क्या कहा कि सर मेरे को 30 लाख रुपए अर्जेंट कैश की जरूरत है, मेरे खाते से आप 30 लाख रुपए निकाल दीजिए। मैं तो दूंगा, मैं मना नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं क्या पूछूंगा, क्या आप आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? आपने बोला नहीं। कोई बात नहीं है, 20 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही आपने पैसा निकाला, पूरे अमाउंट पर टीडीएस काट करके, और वो मतलब मैं उस पर टीडीएस काट दूंगा, आपके खाते से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब बाद में बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे तो पता चलेगा ये पैसा काय का काटा है। फिर भागे भागे बैंक जाओगे तो बैंक आपको बताएगी कि भैया आपने आईटीआर नहीं भरते हो, तो हमने 20 लाख के ऊपर आपका टोटल अमाउंट पर टीडीएस काट लिया। लेकिन आपने बोल दिया होता हाँ हम आईटीआर भरते हैं, उन्होंने प्रूफ मांग लिए, बताओ कहाँ भरते हो, आपने दिखा दिया, तो बोले ठीक है आप ले जाओ, हम आपका टीडीएस, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट पर टीडीएस हमें नहीं काटना यदि पैसा निकालने वाले व्यक्ति जिसका खाता है वो अपना आईटीआर भरता है। आईटीआर ना भरने के बाद अपने पैसे को 4 खातों में डिवाइड कर दो पैसे को, फिर 1 करोड़ निकाल लेते हैं। बात वो नहीं है, साल का होना है, तो साल 20 लाख साल का हो। पैसा तो नहीं मिलेगा ना। बात ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ यही खड़ा होता है घूम फिर करके कि इतना पैसा आप पे आया कहाँ से? सर तो सर वो खाते में पहले से 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ पहले कब आया, कितने समय पहले से है? आप सोच के देखो ना, 1 करोड़ रुपए खाते में आने का कोई तो सोर्स होगा, पहले से भी है तो पहले कैसे आया? हाँ मुझे उम्मीद थी खेत बेचने वाले कोई ना कोई तो होंगे हमारे बीच में। बेटा खेत बेचने पर भी ना इन सब चीजों का, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लेके पहुंच जाओ पहले बैंक में, जमा करा दो, बैंक हंसी खुशी ले लेगी, लेकिन बचत खाते में भी लिमिट लग गई है 10 लाख रुपए की, वहां दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। और फिर जमा करा के फिर तो दूसरा खेत खरीदना है, फिर निकालने पहुंच गए बैंक से, तो इधर से भी मरे और उधर से भी मरे। टीडीएस कटना तो ठीक है, लेकिन जो प्रेम पत्र आएंगे उन लव लेटर्स का जवाब भी तो देना पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिए, सरकार हर तरफ से आपको बांध रही है और उसमें गलत भी नहीं है, भाई टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना। आप समझिए, यदि वाकई में आप पैसा कमा रहे हो, सरकार को कमाई पे टैक्स चाहिए। अब काली कमाई है तो उस पर भी टैक्स चाहिए। तो सर अननोन इनकम का 88% वो फिर अलग अलग मेथड है, वो ठीक बोल रहे हो आप। ना के बराबर हो जाएगा आराम से। हाँ देखिए, यूपीआई का जिस तरह से प्रचलन हमारे देश में बढ़ गया है और पूरा विश्व हैरान है, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हम यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं, 1-2 रुपए के पेमेंट्स भी यूपीआई से हो रहे हैं। अभी आप रजिस्ट्रीज कराने जा रहे हो, हर जगह बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, तो आप कहाँ तक बचोगे? मतलब आपको वो रजिस्ट्री अपने नाम से दिखानी ही पड़ेगी ना, नहीं बच सकते। मुझे लग रहा है ये वाली बात समझना कि एक सेक्शन और है इसमें, मैं वो समझा देता हूँ। 194S ये क्रिप्टो के लिए बनाया गया, डिजिटल असेट्स के लिए। डिजिटल असेट्स जो क्रिप्टो चलता है ना, क्रिप्टो करेंसी, ये भी एक डिजिटल असेट है। अब आपने इसमें कुछ बेचे, क्रिप्टो करेंसी आपने, क्रिप्टो बेचे आपने, बिटकॉइंस वगैरह है, जो भी करेंसी है वो आपने बेची, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। कितना? 30%। 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी आपका टोटल सेल होगा तो उस पर 30% का टीडीएस कटेगा। कुछ और भी नियम है इसके, हालांकि वो हम फिर अलग से किसी दिन देख लेंगे, बट मॉडल स्तर पर याद क्या रखना है कि ये सारे सेक्शंस कब कब कैसे कैसे लागू हो रहे हैं। 194S काय के लिए हो गया, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट्स पर टीडीएस काटने के लिए। तो 192 सैलरी के लिए, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, 194 डिविडेंड के लिए, 194A ब्याज के लिए, 194B
194B इसलिए था घुड़दौड़ के लिए, 194BB लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, क्विज शो, गेम शो के लिए, 194C कॉन्ट्रैक्टर, 194D इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। और भी है, हालांकि फिर हम डायरेक्टली किस पे आ गए थे, एच पर, 194H कमीशन या ब्रोकरेज के लिए, 194I रेंट के लिए, IAIB 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर और या फिर 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया देने पर, और 194J प्रोफेशनल्स के या टेक्निकल लोगों को सेवाओं के लिए फीस देने पर, 194N पैसा विड्रॉ करने पर, T पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन या ब्याज का भुगतान करने पर, Q 50 लाख से ज्यादा का माल एक पार्टी से खरीदने पर, R गिफ्ट या इंसेंटिव आपको मिल रहे हैं, एस क्रिप्टो वगैरह के लिए हो गया, है ना। ऐसे ही 194K भी होता है। सेक्शन में कह रहा हूँ बहुत हैं, बट इनमें से जो ज्यादा काम की चीजें हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ तक आपको ये पता चल गया TDS क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, और कौन कौन से सेक्शंस में कब कब हमें TDS डिडक्ट हमें करना होगा या कभी हमारा हो गया। तो अब हम लोग समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि हाँ, TDS नाम भी कोई चीज होती है और इसका हमें सामना कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। इसी का एक और पार्ट होता है TCS, उसके बारे में हम लोग कल आप लोगों से बात करके और थोड़ा प्रैक्टिकली कल इसको कोशिश करेंगे कवर करने की। एक प्रश्न हमारे सामने है कि यदि 10 नंबर नहीं है तो देखिए पहले भी बताया गया था कि यदि आपका टर्नओवर इंडिविजुअल HUF यदि आप हैं, समझने का प्रयास करना, यदि आप इंडिविजुअल HUF है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ या पूरे साल की प्राप्तियां 50 लाख से ज्यादा हैं, तो आपके लिए ऑडिट कराना अनिवार्य है। ऐसे में आपको 10 नंबर लेना ही होगा, आपको TDS काटना होगा। इंडिविजुअल HUF के अलावा कोई भी फर्म ऐसी हो उस पर टर्नओवर की लिमिट लागू नहीं होगी, उन्हें पहले दिन से ही 10 TDS काटना होगा। कंपनीज हो या पार्टनरशिप फर्म में हो वो करना होगा उन्हें, ठीक है। तो केवल मैंने बताया था 10 नंबर कहाँ नहीं लग रहा, या तो हम व्यक्तिगत रूप से रहने के लिए कोई मकान, कोई फ्लैट, कोई बंगला किराए पे लिया हुआ है जिसका किराया 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है, तो हमें TDS काटना होगा, वहां 10 नंबर के बिना काम हो जाएगा। नंबर 2, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर हमें यदि TDS काटना है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो मेरे लिए 10 नंबर नहीं भी है तो चलेगा। बाकी ज्यादातर केसेस में व्यापार जो भुगतान करते हैं उसके लिए उनके पास 10 नंबर होना अनिवार्य है। और मैं आशा करता हूं कि इन क्लासेस के माध्यम से काफी आपके ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी हमारी सोशल मीडिया की अदर लिंक्स को भी आप फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।